एज यूजुअल तालियों के साथ आज हम इस मैथ असेंबली में गणित के बिल्कुल एक महत्वपूर्ण अवधारणा जिसको बोलते हैं भिन्न संख्या, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। गणित के अंतर्गत जो भिन्न संख्याओं के बारे में जो अवधारणा है या भिन्न संख्या है, जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। भिन्नों की अच्छी जानकारी होने के बाद आप बहुत तरह के प्रश्नों को उत्तर दे सकने में समर्थ हो जाते हो। व्यवसायिक गणित में जितनी भी बातें हैं और विशेषकर विज्ञान जगत में, जब आप आगे विज्ञान पढ़ोगे तो विज्ञान में फ्रैक्शन का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आइए हम आज जिस नई संख्याओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या के बारे में हम लोग चर्चा करें। तो भिन्न संख्या के बारे में जानने के पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं जो आपके समक्ष देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो मैं टॉपिक को मिटा देता हूं जी। देखिए, आपके वास्तविक दुनिया में आपके समक्ष जो वस्तुएं होती हैं वो दो प्रकार से देखने को मिलती है। या तो वस्तुएं पूर्ण होगी या तो खंडित होगी। पूर्ण वस्तु के मतलब जिसको आप एक मानते हो या वह एक उसमें कई बार आया हो। जैसे मान लो कि दो रोटियां बनी हो। आपकी माता श्री ने दो रोटी बनाई है और उनके दो पुत्र हैं, ए और बी। एक्चुअल तावा पर जो यह रोटी बना बिल्कुल गोल दिख रहा है, इसको आप लोग रोटी का टुकड़ा मानते हो, पूरा रोटी है। यस, ये भी रोटी पूरा है और ये भी रोटी क्या है। तो यहाँ पर जो वस्तुएं हैं और रोटी है, वस्तु के रूप में रोटी है, और वह वस्तु यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है पूर्ण वस्तु का यह संग्रह है कि खंडित वस्तुओं का संग्रह है। क्योंकि तावा पर बनी हुई रोटी जो यह बनी उसको आप मानते हो, ऐसा हर रोटी को तुम एक रोटी मानते हो। तो यहाँ पर कितने रोटी है? साइज अलग अलग, अगर अलग अलग साइज दिखता भी होगा तो एक ही जैसा मानना। तो यहाँ भी एक पूरा रोटी है और यहाँ भी एक पूर्ण रोटी है। यहाँ भी एक होल ब्रेड है और यहाँ भी एक होल ब्रेड है। दोनों को मिला देंगे तो आपके पास कितने होल ब्रेड हैं? दो होल ब्रेड है। तो यहाँ प्रत्येक को पूरा पूरा रोटी मिलेगा। यदि यहाँ पर दो पूरे पूरे रोटी हैं और दो लड़कों के बीच में बराबर बराबर बटा जाए तो प्रत्येक को रोटी का टुकड़ा मिलेगा, पूरा पूरा रोटी मिलेगी। यस। तो लेकिन एक ऐसा स्थिति आएगा जब आपको किसी को पूरा पूरा रोटी नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर जो तावा पर रोटी बनी, इसको कितना रोटी कहोगे? एक होल रोटी, एक पूर्ण रोटी है, एक होल ब्रेड है। यही हम कहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि उसके वहां पर फिर वही
दो लड़के हैं, अब दोनों लड़कों के बीच में रोटी को बराबर बराबर बनाना जाना है, तो क्या प्रत्येक को पूरा पूरा रोटी मिलेगा? यहाँ पर रोटी को क्या करना पड़ेगा? टुकड़ा करना पड़ेगा। अब एक को मिला यह रोटी का हिस्सा और दूसरा को मिला यह रोटी का हिस्सा। तो यहां बताइए कि ए को पूरा रोटी मिला, क्या बी को पूरा रोटी मिला? क्योंकि इतना रोटी को हम एक पूरा रोटी कहते हैं, तो ए को भी पूरा रोटी नहीं मिला और बी को भी। तो ए को क्या मिला? रोटी का टुकड़ा मिला। ए को क्या मिला? रोटी का टुकड़ा या रोटी का भाग। और इसको भी फिर क्या मिला? रोटी का टुकड़ा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब सवाल यह उठता है कि यदि हम इसको एक रोटी कहते हैं, तब यहां पर रोटी का टुकड़ा है, तो यह जो रोटी का भाग है इसको कितना रोटी कहा जाए? अगर इतना रोटी के संगत आपका संख्या अगर एक है, तो इसी के जो भाग है इसके संगत कौन सी संख्या होगी? जब इसको मात्रा बताने के लिए इसको एक कह रहे हैं, तब रोटी का जो इसमें मात्रा है इस टुकड़े में, उसे क्या कहेंगे? कभी कभी हमारे थाली में पूरा पूरा भी रोटी मिलते हैं और कभी कभी रोटी का टुकड़ा भी मिलते हैं। कभी कभी हमें पूरा पूरा कलम भी मिलते हैं और कभी कभी कलम का टुकड़ा भी मिलते हैं। टुकड़ा करने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हिस्सेदार को हम पूरा पूरा वस्तु दे नहीं पाते हैं। अर्थात यह नंबर इस कहानी को भी कहता है कि मनुष्य के पास जब प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती गई, जब पूरे पूरे वस्तुओं को वह बांट नहीं सकता था, तो वहां पर टुकड़ा करने की आवश्यकता पड़ी। पूरे पूरे वस्तुओं को मात्रा बताने के लिए हमारे पास कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। ओके, तब खंडित वस्तुओं की मात्रा कैसे बताई जाए? लेकिन खंडित वस्तु के संगत जो संख्या आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भिन्न संख्या। और पूर्ण वस्तुओं की संगत जो संख्या आएगा उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। तो क्लियर हो गया? तो आपके जीवन में दो प्रकार के वस्तुएं देखने को मिलते हैं, या तो पूरा पूरा देखने को मिलते हैं, या तो क्या होते हैं? उसका टुकड़ा देखने को मिलते हैं। ओके, तो आइए पहले हम समझें कि पूर्ण वस्तुओं के संगत जो संख्या होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो खंडित वस्तुओं के संगत हम संख्या को कैसे लिख पाएंगे? तो पूर्ण वस्तुओं के संगत जो संख्या आता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण वस्तुओं के संगत, पूर्ण सीधा सा मतलब है कि पूर्ण वस्तु के संगत जो संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो भिन्न संख्या का भी यही परिभाषा होगा। खंडित वस्तुओं के संगत जो संख्या प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे? भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या या इसको सिर्फ भिन्न भी कहते हैं। तो खंडित वस्तुओं के संगत
खंडित वस्तुओं के संगत प्राप्त होने वाली संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? भिन्न संख्या। ओके, इसे हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं सिर्फ ना, फ्रैक्शनल नंबर बोले या फ्रैक्शन बोले, बोथ आर सेम। ओके, तो इतना तो समझ जाए कि हमारे वास्तविक जीवन में हमें कभी कभी पूरा रोटी भी मिलता है, कभी रोटी का टुकड़ा मिलता है, कभी हमें पूरा पूरा आम भी मिलता है, कभी आम का टुकड़ा भी मिलता है। क्या कभी कभी हम इस कुर्सी को पूर्ण रूप में देख रहे हैं और बहुत बाद में देखेंगे कि यह खंडित हो जाएगा, इसका कोई ना कोई भाग आउट हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, उसका कोई ना कोई भाग होगा। तो हमें वास्तविक जीवन में दो प्रकार के वस्तुओं से हमारा इनकाउंटर होता है, एक है पूर्ण वस्तुएं और एक है पूर्ण वस्तुओं का भाग, जिसे हम लोग खंडित वस्तु बोलेंगे। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या होगा? पूर्ण वस्तुओं के संगत जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए आइए, तो किसी वस्तु में, किसी समूह में सादृश वस्तुओं को मात्रा बताने के पहले हम क्या तय करते हैं? हमें मालूम है, जब हम वस्तुओं को गिनते हैं, रोज हम लोग उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को पता लगाते हैं, तो गिनने के पहले हम क्या तय करते हैं कि किसी वस्तु के कितनी मात्रा को एक पूर्ण माना जाए। ओके, तो देखिए प्राकृतिक रूप से जो आम के पौधे ने, प्राकृतिक रूप से जो आम के पौधे ने आपको फल दिया, इसको हम एक पूरा मान लेते हैं। प्राकृतिक के दिया हुआ जो फल है, जो पेड़ में दिखाई दिया, उसे हमें पूरा मानने का हमारा ट्रेडिशन है, इसको हम एक मान लिया। तो अगर कोई वस्तु पूरा पूरा होगा तो क्या क्या होगा? एक होगा। क्या क्या होगा? बोलो क्या क्या? कोई वस्तु पूरा पूरा किसी समूह में हो तो उसकी संख्या क्या क्या होगी? एक होगा। पहले हम एक तय करते हैं और एक जैसा और एक आ गया तो क्या हो गया? और क्या क्या होगा? और क्या क्या होगा? और क्या क्या होगा? और क्या क्या? सात। अभी समाप्त नहीं होगी। कभी आपका समूह में एक पूरा भी हो सकता है, कभी आपके समूह में दो पूरा भी हो सकता है, कभी आपके समूह में तीन पूरा भी हो सकता है। लेकिन पहले क्या तय होता है? एक इकाई का चयन होता है। तो जो हम एक माने हैं, एक मानने का हमारा कोई डिफिनिट स्केल नहीं है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो पौधों में जो फल प्राप्त होता है, प्रत्येक फल को हम पूर्ण मान लेते हैं। माता के द्वारा बेलना और चौकी का प्रयोग करके जो उस चौकी का जो फुल साइज होता है, उसके बराबर अगर रोटी बन जाती है तो उसको एक पूरा रोटी मान लेते हैं। क्या अगर हम मनुष्य हैं, हमारे दोनों आंख सभी अंग हम में हो तो एक पूर्ण मनुष्य माना जाएगा। राइट है। एक घर है, उसमें दरवाजा हो, खिड़की हो, दीवार हो, तो इस सबको मिलाकर बना जाता है, एक पूर्ण माना जाता है। तो एक पूर्ण किसको मानते हैं वो आपको पता है, लेकिन किसी समूह में वस्तुओं को मात्रा बताने के लिए सबसे पहले क्या शुरू होता है? एक। और वह एक फिर एक बार और आ गया तो कितना हो गया? दो। वही एक तीन बार आ गया तो तीन। यानी कि किसी समूह में वस्तुओं के मात्रा को पता लगाना मतलब यह पता लगाना कि हमारा चुनी हुई इकाइयां उसमें कितनी बार आई है। ओके, तो एक अगर वस्तु में किसी समूह में पूरा पूरा हो तो एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, कभी समाप्त नहीं होंगे। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? जो एक से शुरू होता है, एक एक इकाई के अंतर पर लगातार प्राप्त होता है। द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड ऑब्टेन्ड कंसेक्यूटिवली एट द डिफरेंस ऑफ 1 यूनिट, व्हाट वी कॉल दोज नंबर? नेचुरल नंबर। तो सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो कैसे वस्तुओं के संगत आते हैं? पूर्ण वस्तुओं की संगत। लेकिन किसी समूह में जब पूरा पूरा वस्तु अगर शामिल हो तो उसका मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, 7 हो सकता है। लेकिन किसी समूह में जिसको आपने एक माना है वो पूरा तरह से गायब हो जाए
तब उसके लिए कौन सी संख्या आती है? जीरो। ओके। अर्थात किसी समूह में पूर्ण वस्तु पूरी तरह से गायब हो या पूर्ण वस्तु पूरी तरह से उपस्थित हो, तो ही संभावना हो सकता है। किसी समूह में पूर्ण वस्तु पूर्ण रूप से गायब हो या किसी समूह में पूर्ण वस्तु पूर्ण रूप से उपस्थित हो। यदि पूर्ण रूप से उपस्थित है तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं उसके लिए है। अगर वह पूर्ण वस्तु किसी समूह से पूर्ण रूप से गायब है तो उसके लिए क्या कौन संख्या है? शून्य। तो प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को आप शामिल कर लेते हो तो यह सभी संख्या को आप लोग क्या बोलते हो? कौन संख्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा ऐसे भी देते हैं कि जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो प्राप्त नया संख्या परिवार को हम पूर्ण संख्या का परिवार भी कहते हैं, फैमिली ऑफ होल नंबर। ओके। तो जब हमने नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर लिया तो वह संख्या जो जीरो से शुरू होता है और एक एक इकाई के अंतर पर लगातार प्राप्त होता है, तो इन सभी संख्याओं को हमने क्या कहा? पूर्ण संख्या। चूंकि हमें पूर्णता प्राप्त हो गई यह बताने में कि कोई होल ऑब्जेक्ट किसी समूह से पूर्ण रूप से गायब हो तो उसके लिए शून्य। यदि कोई पूर्ण वस्तु किसी समूह में पूरा पूरा बनाया हो तब क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 इसमें से कुछ भी एक हो सकता है। ओके। तो ये रहा होल नंबर, लेकिन हमारी चर्चा है भिन्न संख्याओं के बारे में, है ना? तो हमारे भिन्न संख्याओं के बारे में तो अब हम लोग यहां तक तो समझ गए किसी समूह में कोई पूर्ण वस्तु में उपस्थित हो या अनुपस्थित हो तो उसके लिए हमारे पास इन सभी संख्याओं से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर में जब जीरो को शामिल कर लेते हैं तो इन संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। व्हाई वी कॉल देम होल नंबर? बिकॉज ऑल दीज नंबर स्टैंड्स फॉर होल ऑब्जेक्ट। ओके। लेकिन वास्तव में हमेशा हमें पूरी वस्तुओं का समूह नहीं मिलता है। कभी कभी हमें पूरी वस्तुओं के टुकड़ा मिलता है, तब उस टुकड़ा में का अमाउंट कैसे बताया जाए, चर्चा इसी पर है। मैं बता दूं इसे होल नंबर तो लिख लिए। प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को शामिल कर लिया जाए तो नया जो संख्या में प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? इसलिए होल नंबर का सबसे छोटा सदस्य कौन है? शून्य के बाद कौन होल आता है? एक के बाद कौन होल है? सबसे बड़ा कौन होल है? ओके। चलिए, तो हमारी इस सदन में आज चर्चा होने वाली है कि हाउ कैन वी एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट होल बट पार्ट ऑफ ए होल। अर्थात हम कैसी वस्तुओं के अमाउंट को बताने जा रहे हैं? जब वस्तुएं पूर्ण नहीं हो बल्कि पूर्ण का भाग हो। इसको हम लोग भिन्न संख्या को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन? And this word is derived from which language? फ्रैक्शन जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड है जो प्रैक्टिस से बना है। प्रैक्टिस लैटिन वर्ड है और प्रैक्टिस का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। ब्रोकन मतलब क्या हो गया? तो जैसा शब्द का अंदर में ही उसका अर्थ दिया हुआ है कि वैसे वस्तु जो टूटे हुए हैं उनके संगत जो संख्या आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। मीन्स द नंबर विच स्टैंड फॉर
object, not whole object, but for broken part of the object. Okay? तो भिन्न संख्या का अंग्रेजी का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, फ्रैक्टस से या डिराइव्ड वर्ड है फ्रैक्शन, और फ्रैक्टस के मतलब क्या होता है? ब्रोकन. ओके, अब चला जाए चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं. अर्थात हम कैसी वस्तुओं का अमाउंट बताने वाले हैं, कैसी वस्तुओं की संख्या लिखने वाले हैं. कैसा? ब्रोकन ऑब्जेक्ट, ए पार्ट ऑफ द होल. ब्रोकन, टूटा फूटा, कटा छटा. तो हम उस वस्तु के कैसे मात्रा बताएंगे जो पूरा नहीं है बल्कि पूर्ण का कोई ना कोई भाग है. हाँ जी, यहां पर भी बात वही होगी. मैं आपको बताया हूं बार बार कि किसी समूह में उपस्थित सादृश वस्तुओं को मात्रा बताना मतलब किससे तुलना करना है? किससे तुलना करना? जब भी आप संख्या बताते हो तो किससे तुलना करते हो? आप यदि संख्या बताते रहो तो तुलना किससे करते हो? किससे? आज बच्चों की संख्या कितनी है? 61. चलिए, 61 करने के पहले तुमने गिनने के पहले क्या किया? किसी को एक माना, और वह एक कितनी बार आया है? अगर एक 5 बार आया, एक 6 बार आया, एक 7 बार आया तो 7 गुने 1 लिखते हैं. एक 8 बार आया है योग में तो क्या लिखते हैं? 8 गुने 1. अर्थात किसी समूह में जब वस्तुओं की मात्रा को बताते हो तो मुख्यतः करते क्या हो? आप इकाइयों से तुलना करते हो कि इकाई के कितने गुने के बराबर है. इस चीज को लिख लो. किसी समूह में वस्तु का मात्रा बताना मतलब क्या बताना? कि जो हमारा चुनी हुई इकाइयां है वह कितनी बार आई है ना? तो किसी समूह में वस्तुओं की मात्रा बतलाना implies that, यह बतलाना कि हमारी चुनी हुई इकाइयां कितनी बार आई है. बतलाना implies that, यह बतलाना कि हमारी चुनी हुई इकाइयां उस समूह में कितनी बार आई है. एक तरीका है जी. आपको रोज कहा जाता है प्लीज काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन प्रेयर एक्टिविटी. तो जब आप संख्या को पता करना होता है तो करते क्या हो? एक मान लेते हो और एक किसको मानते हो? प्राकृतिक रूप से हम सब एक दूसरे से अलग है, हमारा प्रत्येक का अस्तित्व स्वतंत्र है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है. तो यहाँ पर एक मान लेते हो और फिर क्या करते हो कि यह एक उसमें कितनी बार आई है. ओके, चलिए. लेकिन तुलना किससे करते हैं हम लोग? इकाइयों से. इकाइयों से कैसे तुलना करते हैं? तुलना 2 प्रकार से होता है. एक भाग विधि से की गई तुलना, एक घटाव विधि से की गई तुलना. जब भी आप वस्तुओं की मात्रा को बताते हैं तो उसमें इकाइयां कितनी बार आई है सिर्फ यही पता करना है. ओके, चलिए अब यहां पर देखते हैं. चलिए मैं आम लेता हूं क्योंकि आम को मैं बचपन से बहुत ज्यादा लाइक करता हूं. अब मान लो कि इस बास्केट में कितने आम हैं? हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन दिस बास्केट? 2 का कैसे बोल दिया? क्योंकि यह आम को कुदरती तौर पर इसी साइज का आम मिलता है, इसलिए इसको क्या माना पहले? 1. और यह 1 इसमें कितनी बार आया है? इसलिए यह आम की मात्रा 1, माने 1 आम
प्लस एक आम, मतलब कौन चीज है जो बार बार जुट रहा है? एक आम। कितनी बार जुट रहा है? 2 बार। तो इसको गुना की भाषा में लिखेंगे 2 multiplied by 1 आम। माने यू हैव 2 groups of 1, then implies that 2 आम। एक तरीका है। लेकिन सवाल है कि इस आम को मैं टुकड़ा कर दिया और इस टुकड़ा को मैं काट के निकाल रहा, अब पूरा आम नहीं है बल्कि आम का हमने यह भाग लिया, तब इसे क्या बोला जाएगा? क्या एक आम बोला जा सकता है? क्योंकि हम तो एक तो इसको माने हैं या हर एक को एक माने हैं, तो यह एक से तुलना करें तो वह एक पूरी बार आया नहीं है। तब इसकी संख्या को कैसे बताएंगे? क्योंकि अभी तक हम यह बताते हैं कि इकाइयां कितनी बार आई है, क्योंकि इकाइयां पूरा बार आई ही नहीं है, इसलिए ऐसा हम नहीं बता सकते कि 1 बार है कि 2 बार है कि 3 बार है। यहां पर बताने के लिए आपको देखना होगा कि जिसको एक माने हैं उसका यह कौन सा भाग है। यहां पर क्या पता करना होगा कि यह खंडित भाग, यह जो पार्ट है इस होल का कितना है। ओके, लेकिन यहां भी तुलना किससे कर रहे हैं? इकाई से। गणित में सबसे महत्वपूर्ण है इकाई, विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण है इकाई। कितना को आप एक कहते हैं? जब तक यह डिसाइड नहीं है तब उसमें वस्तुओं की मात्रा बताई ही नहीं जा सकती है। यानी कि समूह में जब वस्तुएं पूरी हो तो वहां पर इकाई कितनी बार है ऐसे पता करेंगे, और खंडित वस्तुओं की स्थिति में इकाई कितनी बार आई है यह मीनिंगलेस है, बल्कि उस इकाई का कौन सा भाग इसमें शामिल है। तो यहां पर मात्रा को बताने के लिए कौन सा तरीका पाएंगे कि हमारी चुनी हुई इकाई का, हमारी चुनी हुई इकाई का कौन सा भाग है। ये ना मीनिंगफुल होगा जी, क्योंकि पूरा तो रिपीटेशन हो नहीं रहा। लेकिन दोनों बातों में कॉमन क्या है? पूर्ण संख्या में भी इकाइयों से ही तुलना किया गया है और भिन्न संख्या में भी इकाइयों से ही तुलना करेंगे। अंदर यहां पर यह है पूर्ण संख्या की स्थिति में कि इकाइयां कितनी बार आई है, और भिन्न संख्या की स्थिति में इकाइयां चूंकि पूरी बार आई नहीं है, इसलिए हम यह पता करेंगे कि इकाई का कौन सा भाग है। ओके, अगर यहां ध्यान दे, हेलो, 1 2 3 4, चलिए यहां पर चतुर्भुजों की संख्या कितनी है? कैसे बोल दिया? पहले एक डिसाइड किया, इसमें हर एक को एक माना, इसको पहले इतनी मात्रा को आपने एक माना, और फिर यह एक इसमें कितनी बार आई है? ठीक है, क्योंकि इस समूह में कैसी वस्तुएं हैं? होल ऑब्जेक्ट्स है, पूरा है। लेकिन क्या इसके लिए हम 1 लिख सकते हैं? क्या इसके लिए हम 2 लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हम जिसको 1 माने हैं वह पूरा, जिसको 1 माने हैं वह रिपीट यहां पर कर नहीं रहा है, बल्कि उसका कोई ना कोई पार्ट है। लेकिन यहां पर भी मात्रा बताने के लिए, क्योंकि यह पार्ट इस चतुर्भुज का भाग है, इसलिए इसकी मात्रा को बताने के लिए भी तुलना आप उसी चतुर्भुज से करेंगे। अर्थात पूर्ण संख्या की स्थिति में इकाइयां कितनी बार आई है हमें यह बताया जाता है, और भिन्न संख्या की स्थिति में हम यह पता करेंगे कि इकाइयां का कौन सा भाग है।
ओके। चलिए अब देखा जाए। यहां पर देखिए, इसको हमने एक माना, एक होल या एक होल क्वाड्रिलेटरल है। क्या एक होल क्वाड्रिलेटरल है? अब मैं इसको एक भाग, दो भाग, तीन भाग और चार भागों में मैं बांट दिया। अब मैं से इसमें से यह टुकड़ा को बाहर में निकाल देता हूं। यदि इसको हम पूरा को एक माने हैं तो यह जो टुकड़ा है इसका एक भाग है, तब इसके संगत संख्या क्या होगी, अर्थात यह इकाई का कौन सा भाग है। एक हमारे दिमाग में पता है कितनी मात्रा को एक कहते हैं, तब इस मात्रा को हम क्या कहेंगे। मैं हर जगह मैं बताया हूं कि संख्या बताने के लिए हमेशा तुलना इकाइयों से ही करेंगे, क्योंकि यह ऐसे इकाई, यह जो पार्ट है इस होल का एक भाग है, अर्थात यहां पर इसकी मात्रा को हम ऐसे बताएंगे कि यह जब संपूर्ण को चार बराबर भागों में बांट दिया जाए तब यह जो टुकड़ा है उसके किसी एक भाग के बराबर है, अर्थात इसके संगत संख्या जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे, 1/4। अगर इसमें से एक टुकड़ा और ले ले तब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों को मिलाकर के 2/4। तो एक अर्थात यह टुकड़ा के संगत जो संख्या है 2/4, वह यह कहता है कि यह टुकड़ा जिस संपूर्ण का हिस्सा है उस संपूर्ण को यदि चार बराबर टुकड़ों में बांट दिया जाए तब उनके चार बराबर बटे हुए टुकड़ों में से दो टुकड़ा इसमें शामिल है। अर्थात उनके इकाई के चार बराबर बटे हुए भागों के तुलना में इसमें कितने भाग शामिल हैं, 2 भाग शामिल हैं। ओके, फिर से मैं एक उदाहरण लेता हूं। 1, 2, 3, 4। ओके, प्रत्येक को हमने एक माना है, एक होल ऑब्जेक्ट। यहां पर कितने ऑब्जेक्ट हैं, 4 हैं। अब चलिए इसको मैं 3 भाग में बांट दिया, इसको भी मैं 3 भाग में बांट दिया, बराबर बराबर। इसको भी मैं 3 भाग में बांट दिया, इसको भी मैं 3 भाग में बांट दिया। ओके, नहीं समझे? अब चलिए, अब मैं जो सैडेड पार्ट है, सैडेड पार्ट सैडेड पार्ट है, तो पूरा का तो यहां पर 4 होल है, लेकिन यह टुकड़े जो होंगे इसी होल का है, तो इस टुकड़े के संगत कौन सी संख्या होगी, कैसे बताएंगे। अभी हम लोग डिफिनेशंस पर चलने के पहले उदाहरण से समझेंगे। तो हमको इस टुकड़े को पता करने के पहले हम यह पता करेंगे कि इसके संपूर्ण ऐसे कितने टुकड़ों से मिलकर बने हुए हैं, 3 टुकड़ों से। तो 3 टुकड़ों के तुलना में यहां पर क्या टुकड़ा है, यहां पर 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा और 4 टुकड़ा, यानी कि आपके पास ऐसे 4 टुकड़े हैं जब संपूर्ण कितने भागों से मिलकर बने हुए हैं, 3। यस, समझा? तो यहां पर यानी कि यह टुकड़ा यह बता रहा है कि आपके पास 4 टुकड़े हैं। कितने हैं? लेकिन कैसे टुकड़े हैं, जब संपूर्ण को 3 बराबर भागों में बांट दिया गया।
समझा? यहां पर नॉर्मल इसको जो या हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है या हॉरिजॉन्टल जो बार है, इस बार के ऊपर लिखी हुई संख्या यह बताता है कि वैसे तुम्हारे पास कितने टुकड़े हैं। डिनोमिनेटर यह बताता है कि वह कैसा तुम्हारे पास टुकड़ा है, कौन सा टुकड़ा है। यानी कि जब होल को 3 बराबर भागों में बांट दिया गया था तो उन 3 बराबर टुकड़ों में बटे हुए जो टुकड़े हैं वैसा कितने टुकड़े हैं? यस, यू हैव 4 parts of the whole when wholes are made of equal 3 parts। यानी कि यह संपूर्ण जो है जिसको एक माने हैं वो कितने टुकड़ों से मिलकर बने हुए हैं? 12 टुकड़ों से। कितने से? और नॉमिनेटर कहता है कि ऐसे कितने टुकड़े आपके पास हैं? तो इस सभी 1 2 3 इन चारों खंड भागों के लिए कौन सी संख्या होगी? 4/3। यानी कि भिन्न संख्याओं के संदर्भ में भी हम तुलना किससे करते हैं? इकाइयों से। लेकिन यहाँ इकाइयां के कितनी गुनी है यह पता नहीं करते हैं, बल्कि इकाइयां का कौन सा भाग है। फिर मैं पूछ रहा हूं, देखना ध्यान से। डिफिनेशंस को लिखाने के पहले बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसके द्वारा आपका अंतर ज्ञान को हम इंकरेज कर रहे हैं इसकी रियलिटी को जानने के लिए। चलिए मान लीजिए आपके पास यह आयताकार पट्टी है, इसको हमने 2 भागों में बांटा। उसी आयताकार पट्टी को हमने यहां पर 3 भागों में बांटा। उसी आयताकार पट्टी को हमने यहां 4 भागों में बांटा। उसी आयताकार पट्टी को हम यहां पर 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग और 5 भागों में बांटा। यानी कि सब जगह इकाइयां एक ही हैं, वही होल ऑब्जेक्ट्स, वही होल ऑब्जेक्ट्स, वही होल ऑब्जेक्ट्स, वही होल ऑब्जेक्ट्स। लेकिन यहां होल ऑब्जेक्ट्स 2 पार्टों में बटा हुआ है, राइट? यहां पर होल ऑब्जेक्ट्स 3 पार्टों में बटा हुआ है, यहां पर होल ऑब्जेक्ट्स 4 पार्टों में बटा हुआ है, यहां पर होल ऑब्जेक्ट्स 5 पार्टों में बटा हुआ है। यानी कि ऐसे कितने पार्ट, ऐसे कितने भागों से यह होल बनता है? ऐसे कितने भागों से यह होल बना हुआ है? कितने भागों से बोलो? ऐसे कितने भागों से यह होल बना हुआ है? ऐसे कितने भागों से यह होल बना हुआ है? ऐसे कितने भागों से होल बना हुआ है? खत्म हो गया। हेलो, ध्यान दो। अब चलो, यह जो हॉरिजॉन्टल बार है उसके ऊपर की जो संख्या होगी वह बताएगा कि अब तो वो छायांकित भाग जो है उसी टुकड़ा को हम निकाले हैं। अब इसको हम अगर 1 कहते हैं, इस पूरा को 1 कहते हैं, इस पूरा को 1 कहते हैं, इस पूरा को 1 कहते हैं, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? हेलो, तो देखिए हमारे पास कितने टुकड़े हैं? हम छायांकित भाग की बोल रहे हैं, हमारे पास कितने टुकड़े हैं? नॉमिनेटर बताता है कि आपके पास कितना टुकड़ा है। कैसा टुकड़ा है? कैसा टुकड़ा? ऐसा टुकड़ा जब ऐसे 2 टुकड़े मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? अर्थात यह संपूर्ण जब 2 बराबर भागों में बटा हुआ है तो 2 बराबर भागों में बटा हुआ संपूर्ण के तुलना में कितने पार्ट की आप चर्चा कर रहे हैं? 1 पार्ट की। तब इसके संगत कौन सी संख्या होगा? 1/2। 1/2। ओके। अर्थात न्यूमरेटर यह कहता है कि आपके पास कितने टुकड़े हैं और डिनोमिनेटर यह कहता है कि आपके पास कैसे टुकड़े हैं। न्यूमरेटर यह कहता है कि आपके पास कितने टुकड़े हैं और डिनोमिनेटर यह कहता है कि आपके पास कैसे टुकड़े हैं। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश बोलते हैं, इसको हर। तो भिन्न संख्याओं को लिखते हैं तो आपको 2 इंटीजर्स 2 पूर्ण संख्या मिलते हैं और 2 पूर्ण संख्या में ऊपर वाला को आप लोग क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, नीचे वाला हर। चलिए अंश यह बताता है कि कितने साइडेड
जब ऐसे दो पार्ट मिलते हैं तब एक संपूर्ण बनता है, वो वाला पार्ट है। यानी कि संपूर्ण के दो बटे हुए भागों के तुलना में कितना है? एक। तो मुझे बताओ इस सैडेड रीजन के लिए आप कौन सी संख्या लिखोगे? जब भी पूरा को होल कहते हो, एक कहते हो, या यू हैव वन पार्ट आउट ऑफ थ्री पार्ट्स। आपके पास एक कैसा भाग है? एक वैसा टुकड़ा है जैसे तीन टुकड़े को अगर मिला दे तो एक संपूर्ण बन जाता है, वैसा एक टुकड़ा है। यहाँ भी तो एक ही टुकड़ा है, लेकिन ए वाला टुकड़ा, यहाँ पर भी एक ही टुकड़ा है, लेकिन कौन सा टुकड़ा है? जब तीन भागों में बांटते हैं तो वो वाला टुकड़ा है। यहाँ पर भी एक ही टुकड़ा की चर्चा कर रहे हैं, एक कैसा टुकड़ा? जब चार भागों में बांटने के बाद जो बनता है वैसा टुकड़ा एक है। यहाँ पर भी एक ही टुकड़ा है, एक कैसा टुकड़ा? जब संपूर्ण को हम 5 बराबर भागों में बांटते हैं तो उस समय जो टुकड़ा प्राप्त होता है वैसा टुकड़ा तुम्हारे पास एक है। तो बताओ इसके संगत कौन सी संख्या होगी? इसके संगत कौन होगी? इसके संगत कौन सी संख्या होगी? वेरी फाइन। अब मुझे बताओ, यस, अगर मैं ये दोनों को ले लेता हूं तो भीम की भाषा में कितने टुकड़े आपके पास हो गए? 2 टुकड़े हो गए। और कैसे 2 टुकड़े हैं जी? ऐसे 2 टुकड़े हैं जिनसे मिलकर के तो नीचे वाला कैसे, कितने टुकड़े हैं? और यहां पर कितना टुकड़ा लिया गया है? 2। तो कितना हो जाता है? 1। यहां पर देखिए, यानी कि यह जो टुकड़ा है इकाई के तुलना में कितना है? थर्ड पार्ट। तो इसको हम बोलेंगे 1/3, 1/4। अब चलो 2 पार्ट ले लिए, तो आपके पास कितने पार्ट हैं? 2 बराबर बराबर पार्ट। और कैसा पार्ट? जब ऐसे 3 पार्टों से हुआ क्या बनी हो? एक बनी हो, तब इस दोनों के लिए क्या संख्या हो जाएगा बोलो? तो मुझे फटफट बताओ कि इसके लिए कौन सी संख्या लिखेंगे? 1, 2, 3 के लिए आपके पास 3 पार्ट। और कैसा पार्ट? जब ऐसे 4 पार्टों से यह होल बन जाता हो, 3 आउट ऑफ 4। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? कहां तक? 1, 2, 3, 4 क्या लिखेंगे बोलो? अगर हम सब ले लिए तो क्या लिखेंगे बोलो? ओके, बहुत अच्छा। फिर चलो, तो यहां पर भिन्न संख्या अर्थात कोई संपूर्ण का कोई भाग हो तो उसकी मात्रा बताने के लिए हम तुलना इकाइयों से ही करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इकाई पूरी बार नहीं आई है, इसलिए इकाई कितनी बार आई है इससे तुलना नहीं करेंगे, बल्कि इकाई के बराबर बराबर बटे हुए भागों से तुलना करेंगे। ओके, अब चलिए सब लोग आजकल सभी लोग बर्थडे मनाते हैं मुझे, क्या मनाते हो? बर्थडे मनाते हो। अब बर्थडे में जो वो केक को काटा जाता है ना, मैं इस केक को बराबर बराबर टुकड़ों में विभक्त कर दे रहा हूं। अर्थात यह इस केक को हमने कितने बराबर भागों में बांटा? लेकिन इसमें से हम 3 पार्ट लेते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो यदि पूरा को हम यदि 1 कह रहे हैं, इसको होल मानते हैं, तो ये जो साइडेड पार्ट है इसके लिए कैसे हम संख्या को लिखेंगे? किस प्रकार लिखेंगे? कौन लिखेगा बताओ? सपोज दैट ये संपूर्ण होल है और आपको दिखाया है कि होल को मैं कितने पार्टों में बांटा हूं और उसमें से मैं कितना पार्ट लिया हूं, तो उसके लिए कौन संख्या हो? कौन लिखेगा? आ जाओ। यस, आपके पास कितने बराबर भाग आपके पास है? और कैसे 3 भाग हैं? जब ऐसे 4 भागों से मिलाकर के आप एक संपूर्ण बनता है। यानी कि इस इकाई के 4 बराबर 4 बटे हुए भागों की तुलना में कितने पार्ट हैं? 3। वेरी फाइन। चलो अभी डिफिनेशन में बाद में निकालूंगा,
फ्रैक्शन को कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन से फ्रैक्शंस आता है, फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीका है। जब हमारे एक्चुअल फ्रैक्शन का जो आधुनिक रूप है वो भारतीयों के द्वारा दिया गया है, इसलिए पुराने जमाने में भास्कराचार्य के समय में फ्रैक्शंस को कैसे लिखा जाता था हम सब चर्चा करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन गणित का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर फ्रैक्शन आपका बहुत अच्छी तरह से जानकारी है तो कमर्शियल मैथ कंप्लीट है। विज्ञान में जो है समानुपात, ये जो है व्युत्क्रमण थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन से संबंधित जितने भी सवाल है ना, काम और समय से जुड़ा हुआ जो सवाल है, ये सारा सवालों का हल सिर्फ फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट पर है। इसलिए गणित के अंतर्गत मेरे दिमाग से गणित के अंतर्गत प्राइमरी लेवल पर सबसे अगर महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है तो वह फ्रैक्शंस है। इसलिए फ्रैक्शंस को गहराई से समझना है। अभी तो यहाँ पर मैं इनिशियल एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपका इनर सेंस स्वयं डिसाइड करे जिस ओर हम सब जाना चाहते हैं। चलिए अब दूसरा लगावे। चलिए मैं एक यहां पर एक आयताकार पट्टी लेता हूं। आयताकार पट्टी को मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यानी कि एक आयताकार पट्टी, यहां से लेकर यहां तक क्या माने है, एक संपूर्ण। यहां से यहां तक क्या माने है बोलो, एक संपूर्ण। यहां से यहां तक 1 होल। अब चलिए अब यह जो है सब एक संपूर्ण को मैं समान समान भागों में बांटा हूं कि असमान भागों में, ओके। अभी समान भागों में बांट करके एक पार्ट मैं यहां से ले लेता हूं, एक पार्ट मैं यहां से ले लेता हूं, और एक पार्ट मैं यहां से ले लेता हूं, और एक पार्ट मैं यहां से ले लेता हूं। और इसको सब एक जगह हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, राइट है ना। तब यहाँ पर जो हमें टुकड़ा प्राप्त होगा उसके संगत संख्या को हम कौन लिखेगा, Who will write down? तुम लोग भी लिखोगे, आ जाओ तुम भी, तुम आ जाओ। क्या क्या लिखी है, पूरा लिखो, स्पष्ट लिखो, चल नहीं रहा है। क्या लिखी तुम बता दो, 4/9। अच्छा 4/9, ओके। क्या सही है? या इसके पास कितना कै वो भाग ली है, और कैसा 4 भाग, जब वैसे 9 भागों से संपूर्ण बन जाता है। कैसा 4 भाग, जब वैसे 4 वैसे बराबर भाग इसमें लिया गया है। यदि वह बराबर वाला भाग 9 को लिया जाता तो क्या बनता, 1 हो। बहुत अच्छा, वेरीफाइड। चलिए अब मैं और बढ़ा देता हूं, इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिया। कौन संख्या लिखेगा यहाँ पर, कौन, तू आ जाओ, तू लगाओ, हाँ। सही है जी। आपके पास कितने कै भाग लिए हुए हैं, 6 भाग। अब कैसा 6 भाग, कैसा 6 भाग है। अगर वैसा 9 भाग लेते तो क्या हो जाता, क्या हो जाता बोलिए, एक संपूर्ण बन जाता ना। यानी कि इसको संपूर्ण बनने के लिए क्या टुकड़े चाहिए, 9 टुकड़े। लेकिन 9 टुकड़े आपके पास नहीं है, कितने टुकड़े हैं, 6 टुकड़े। यानी कि संपूर्ण यदि 9 बराबर भाग में बटे हुए हो, यदि संपूर्ण को 9 बराबर भागों में बांट दिया जाए तब आपके पास वैसे बटे हुए भाग के तुलना में कितने भाग शामिल हैं, 6 भाग। वेरी फाइन। चलो रख दो यहाँ पर। चलो फिर मैं उदाहरण देता हूं, तैयार है ना। अब इसको मैंने एक होल माना है, एक होल माना है, और सबको हम बराबर टुकड़ा में बांट रहे हैं। कितने टुकड़ों बांटा, अब मैं इस भाग को लेता हूं जो क्रॉस लगा दिया है,
और इस भाग को लेता हूं, तभी दोनों भागों के संगत जो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा संख्या, उसके लिए तू आओ, तू आओ, तू आओ, ये आओ। गलत है ना? सुधारो, सही है ना? अच्छा, क्योंकि इस संपूर्ण को पहले मैं 4 टुकड़ों बांटा और 4 बटे हुए भाग की तुलना में कितने भाग हैं? तो आज की सदन हम समाप्त करने जा रहे हैं। आज की जो सदन में जो चर्चा हुई, आज सिर्फ भिन्न संख्याओं के बारे में प्रारंभिक परिचय कराया गया है। अभी भिन्न संख्याओं के बारे में कुछ भी बताया नहीं है, बल्कि भिन्न संख्याओं के बारे में आपको प्रारंभिक परिचय कराया कि भिन्न वस्तुओं के संगत आप संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। आज हम लोगों ने यह समझा कि हमारे वास्तविक जीवन में 2 प्रकार के वस्तुओं से हमारी सामना होती है ना? हर जगह सामना होती है। एक होती है पूर्ण वस्तु और एक का होता है खंडित वस्तु। यानी कि जब समूह में जब पूरे वस्तु हो और जब समूह में जब खंडित वस्तु हो, तो जब पूरे वस्तुओं के संगत जो संख्या आता है उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या का मतलब होगा किसी समूह से कोई पूर्ण वस्तु पूरी तरह से गायब हो या पूर्ण वस्तु पूरी तरह से एक बार या एक से अधिक बार उपस्थित हो। इसलिए प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं और वह जो संख्या होता है उसे होल नंबर कहा जाता है, क्योंकि अब हम समर्थ अर्जित कर लेते हैं कि किसी समूह में पूरी वस्तु पूरी तरह से गायब हो या पूरी तरह से उपस्थित हो एक या अधिक बार, तो उसके संगत सब संख्या है। लेकिन हमारी चर्चा थी कि हमेशा हमें पूर्ण वस्तुओं का ही सामना नहीं करना पड़ता है, कभी कभी हमारे सामने खंडित वस्तुएं भी आते हैं और अधिकांश आते हैं। तब खंडित वस्तुओं की संगत संख्या को कैसे निर्धारित किया जाएगा? तो यहाँ पर आज हमने समझा कि जब भी किसी समूह में वस्तुओं की मात्रा बतानी हो, अमाउंट बतानी हो, संख्या बतानी हो, तो हमेशा तुलना किससे करते हैं? चुनी हुई इकाइयां से। अर्थात सबसे प्रथम कौन संख्या दुनिया में आता है? 1। यदि 1 डिसाइड नहीं होगा तो बाद में कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोगों ने समझा कि भिन्न संख्या की स्थिति में इकाइयां कितनी बार आई है ऐसे तुलना नहीं करते हैं, बल्कि इकाइयां का कौन सा भाग शामिल है इस प्रकार की तुलना करते हैं। पूर्ण संख्या की स्थिति में इकाइयां कितनी बार आई है ऐसा तुलना करते हैं। लेकिन दोनों जगह समानता क्या है कि भिन्न संख्या की स्थिति में या पूर्ण संख्या की स्थिति में भी जब भी तुलना करते हैं इकाइयों से ही करते हैं। इसी बात के साथ आज के सदन समाप्त होता है। आज हमने नींव रख दिया है, कल से इस पर लंबा चर्चा होगा, विस्तार पूर्वक चर्चा होगा, जिसमें आप अपने अंतर्ज्ञान का प्रयोग करके किसी गणितीय निष्कर्ष तक पहुंचेंगे।